नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। चीन पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। चीन ईमानदारी की चाहे कितनी कस्में खा ले, उस पर भरोसा करना इतना आसान नहीं। 15 जून 2020 की झड़प के करीब 4.5 साल बाद भले ही चीन पीछे हटने को तैयार हो, लेकिन उसकी कथनी और करनी पर शायद ही कोई भरोसा कर सके। फिलहाल तो गलवान घाटी पर वो पीछे हटने के लिए राजी है और बफर जोन में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेंगी। मई 2020 से पहले वाली स्थिति पर आने को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन क्या चीन चालबाजी छोड़ देगा, इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारे सामने इतिहास के कई कड़वे अनुभव मौजूद हैं। 20 अक्टूबर 1962 का विश्वासघात हो या फिर 2017 में डोकलाम वाली चाल, चीन रह रहकर भारत को दगा देता आया है और इस बार कैसे भरोसा कर ले। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान में हैं, जहां से थोड़ी ही देर पहले मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। मोदी के रूस दौरे के ठीक पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अब एशिया पावर सेंटर बन रहा है, जिसके 3 ताकतवर देश पूरी दुनिया को राह दिखाएंगे, यानी कि भारत, रूस और चीन। लेकिन क्या मोदी और पुतिन की तरह ईमानदार दोस्ती निभा पाएंगे शी जिनपिंग? कहना मुश्किल है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने पीठ में छुरा घोंप दिया और जब उसके 80,000 सैनिकों ने चंद भारतीय सैनिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, और इसका नतीजा 1962 की जंग के तौर पर दुनिया के सामने है। हालांकि 1967 में भारत ने चीन को करारा जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी कई बार चीन ने हिंदुस्तान की जमीन धोखे से हड़पने की कोशिश की। ऐसे में चीन की बातों पर यकीन करना नामुमकिन सा है। गलवान पर दोनों देशों के बीच सहमति को लेकर क्या कुछ कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, आपको पहले उसका जिक्र कर देते हैं। दरअसल भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ, ये उन्होंने कहा। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। ये एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। ये बहुत धैर्य और बहुत ही दृढ़ कूटनीति का नतीजा है, ये कहा गया है एस जयशंकर की तरफ से। अब गलवान में समझौते को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other. Look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. चीन अपनी चालबाजियों से बाज आएगा ऐसा लगता नहीं। रह रहकर टकराव के बहाने ढूंढता है, इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन भारत शुरू से शांति का समर्थक है और इसकी एक और बानगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में पेश की, जब पुतिन के सामने उन्होंने खुलकर यह साफ साफ कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनिए, फिर करूंगी सवालों का जिक्र। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल यही है कि ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी पर पीछे क्यों हटा है चीन, इसकी तह तक जाना होगा। ब्रिक्स में भारत के बढ़ते प्रभाव से परेशान है क्या चीन? फिर दगा नहीं देगा चीन, इस बात पर कितना यकीन करना चाहिए? मोदी पुतिन की तरह दोस्ती क्या शी जिनपिंग निभा पाएंगे? क्या चीन की चालबाजी को बेहतर समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी?
और आइए आगे बढ़ते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ रविंदर सचदेव है, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मौजूद है। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हैं, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा जी पूर्व राजनयिक के तौर पर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। संजय कुलकर्णी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। बहुत शानदार पैनल आज नजर आ रहा है और भारत चीन के बीच का इतिहास समझने की आज कोशिश करेंगे। ब्रिक्स में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वोरा साहब, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो विवाद रहा है उसके इतिहास को अगर हम समझें तो वो कहीं ना कहीं एक जमे हुए पानी की तरह नजर आता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें फिसली हैं, नतीजे कभी नजर नहीं आए हैं। भले ही एक डिप्लोमेसी के लिहाज से बड़ी चीज भारत और चीन के रिश्तों के बीच एलएसी को लेकर सुनने को आई हो, लेकिन फिर भी वो चीन है जो मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है आज की स्थिति में चीन पर भरोसा करने की तनिक से भी, एक कोई क्षणिक भर भी आपको उम्मीद लगती है कि करना चाहिए चीन पर भरोसा? आभारी हूँ मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और फिर आपने इन विशेषज्ञों को बुलाया है जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। एम्बेसडर साहब हमारे हैं और रविंद्र सचदेव साहब हैं, जनरल साहब हैं, बहुत अच्छा लगता। आपका प्रश्न, क्या चीन पे भरोसा किया जा सकता है? इस समय हम लोग सब कजान में हैं, जो रूस में तातरिस्तान की राजधानी है। तो मैं रूसी भाषा में आपको उनकी एक कहावत बता देता हूँ और फिर उसका अनुवाद करता हूँ। तावरे नोप्रोवेरिया, इसका मतलब भरोसा करना है लेकिन आंखें खोल के देखो, क्योंकि वो भरोसा तो शायद उन्होंने 1000 साल पहले रूसी भाषा में इस मुहावरे को चीन को मद्देनजर रखते हुए कहा था कि इन पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री भारत के तातरिस्तान कजान, जो उनकी राजधानी है तातरिस्तान की, रूस के, वहां क्यों गए? वो गए हैं सबसे पहले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन, दूसरा रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध, तीसरा वो अफ्रीकन लीडर्स के साथ वहां पे बातचीत करेंगे, चौथा बाकी जो लोग हैं, और फिर कहीं अगर टाइम लगा तो ये टिंगलिंग पिंग पोंग जो भी है इसके साथ बातचीत करेंगे। इसमें कतई ही भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हाईलाइट नहीं है मैम कजान में मीटिंग है, बाकी चीजें हैं। और जहां तक चीन का सवाल है, कितनी बार तो हम धोखा खा चुके हैं। लोग कहते हैं जी चीन ये करेगा वो करेगा। चीन सोवियत संघ से लड़ा था, हमसे तो 62 में लड़ाई था जब हम लोग कमजोर थे। उसके बाद वियतनाम से लड़ा जब मैं वहां पर था 1979 में, और वियतनाम ने अच्छी तरह से ठोका उनको। चीन अब ये जानता है। तो ये जो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, कतई ही भरोसा नहीं कर सकते। उस दिन भरोसा करिएगा जिस दिन चंद्रमामा ब्लू चीज का बन जाएगा, जिस दिन पनीर का बन जाएगा ना, तो उस दिन आप इन लोगों पे भरोसा करिए, अदरवाइज नॉट एट ऑल। आंखें खुली रखिए। आपके पास जनरल कुलकर्णी साहब जैसे लोग हैं, आउटस्टैंडिंग सोल्जर, आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया। जब तक ये यहाँ पर हैं, चीन आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कहना है मैम, संक्षिप्त रूप में, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल। और फाइनली ब्रिक्स समिट की सुना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी वहां पहुंच रहे हैं। अगर ये सही है कि वो वहां पहुंच रहा है, तो वो खुद समझ गए हैं कि अब ये G7 5 ये सब खत्म हो गए हैं। 60 ट्रिलियन डॉलर जो ब्रिक्स के देशों की जीडीपी है, वो G7 से कहीं ज्यादा है। G7 बिलोंग्स टू द पास्ट, ब्रिक्स बिलोंग्स टू द फ्यूचर। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद। ठीक है, और बाकी सब मेहमानों का जरा मुझे डबल साउंड देंगे मेरे ईपी में। दीपक वोरा साहब के बाद अचल मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ। इसी बात को कंटिन्यू करती हूँ जिसका जिक्र अभी वोरा साहब ने किया, लेकिन इससे पहले क्योंकि मैंने विदेश मंत्री की तरफ से आए गए बयान को यहाँ पर मेंशन किया और उन्होंने डिप्लोमेसी के लिहाज से इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। ठीक है, वी ऑल वांट टू फील पॉजिटिव, वी ऑल वांट टू बी पॉजिटिव, भरोसा करना चाहिए, बट नो नीड टू बी नाइव। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ फिलहाल की स्थिति यही है? नमस्कार। आपने दीपक सर के बाद बोलने का मौका दिया। दीपक सर जब बोले तो फिर पीछे बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, और सवाल के जवाब में सवाल पूछूंगा कि जरूरत क्या भरोसा करने की। पॉइंट सर। आप हर इस तरह की परिस्थितियों से यू ऑलवेज अमर्ज एज अ वाइजर पर्सन। आप पहले से बुद्धिमान होके आते हैं। 1962 के धोखे बाद कई साल तक बुद्धिमान रहे। फिर जैसे पूरी दुनिया ने हालात बदले, चीन को इंगेज किया तो हमने भी किया इंगेज, 20, 25, 30 साल तक इंगेज किया, और फिर रियलाइज किया कि ये इंगेजमेंट में तो हमने चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ा ली अपनी, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ा ली कि
$100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया, हर चीज में चाइना हमारे यहाँ घुसा आया। तो हर स्थिति से हमें कुछ सीख लेके उभरना होता है। और मुझे लगता है कि ये जो बॉर्डर इम्पासे हुआ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, इससे हम बहुत ज्यादा समझ के साथ उभरे हैं। और अगर हमने जो कहा कि अगर वहाँ शांति और स्थिरता होगी तो ही हम आगे चाइना के साथ बातचीत कर पाएंगे, तो वो तो ठीक है, वो अच्छा है। ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी डेवलपमेंट में आप ब्रिक्स में काम कर रहे हैं एक साथ, आप एससीओ में एक साथ काम कर रहे हैं। अगर देयर इज अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी के रिश्तों में जो है बड़ी अभी ठहराव है, तो इन सब चीजों का एजेंडा आगे बढ़ाने में आसानी होती है। हमें कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की। फूक फूक के कदम रखिए, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी मत लाइए। चाइना से जितनी डिपेंडेंस कम की जा सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे खत्म करिए। अपना जो सेल्फ रिलायंस का, जो आत्मनिर्भरता का जो हमारा अभियान है, उसको और तेजी से चलाइए। स्मॉल एंड जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बढ़ावा दीजिए, वापस रिवाइव कीजिए। ये क्या हो रहा है कि आपकी बिजली दिवाली के बिजली के बल्ब भी चाइना से आ रहे हैं, आपके देवी देवताओं की मूर्तियां भी चाइना से आ रही हैं। तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे हमें समझना चाहिए कि ओवर डिपेंडेंस चाइना की हमें कहाँ सप्लाई चेन्स के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ ले जा सकती थी। अच्छा हुआ ये सब हुआ और उससे बहुत बड़ा सबक मिला है। और आने वाले समय में चाइना को भी एक सबक मिला है कि 54 महीने हमने डट के सामना किया है, परसीवरेंस और अपनी दृढ़ता के साथ जो हमने नेगोशिएशंस को बनाए रखा है। और बीच बीच में मजबूर किया चाइना को ये कहने के लिए, बार बार आउटरीच करी ग्लोबल टाइम्स के थ्रू चाइना ने, अरे भैया दोस्ती कर लो, हमसे संबंध अच्छे बनाओ, अमेरिका आपको बेवकूफ बना रहा है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अब जब उसने रियलाइज किया कि भाई ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ईगो तो बहुत बड़ी है ना, आसानी से तो मानने वाला नहीं। तब 24 महीने की पुरजोर मेहनत के बाद ये उसने स्थिति बनी है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स समिट से पहले। और मुझे लगता नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है रशिया ने इसमें रोल निभाया हो कि भाई इट्स अ टाइम, थोड़ा सा मतलब कर लो यार। जब हम भी तो सीख देते हैं ना, मोदी जी भी तो ज्ञान बांटते हैं कि नहीं पुतिन को, कि यूक्रेन के साथ अभी युद्ध नहीं करो, बातचीत करो। तो ऐसा ही ज्ञान हो सकता है पुतिन ने चाइना को भी दिया और हमसे भी कहा, भाई थोड़ा सा तो पैचअप कर लो। वरना अगर वेस्ट वाले ये कहेंगे कि यार ये क्या ब्रिक्स है, इसमें इंडिया चाइना दो पावरफुल कंट्रीज आपस में लड़ती रहती है, ये देश का दुनिया का क्या भला करे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आंचल सर, क्योंकि जो रिक रहा ये पहले, उसमें ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो ऐसे में अगर दो दोस्ती की बात करते हैं तो तीसरे के साथ टकराव कैसे। रविंदर सचदेव सर, आपका इस पर टेक क्या है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी और चीन का इतिहास खंगालने के साथ ही, क्योंकि ऐसे बहुत सारे समझौते रहे हैं जिसको चीन ने पहले भी तोड़ा है। और एलएसी पर जिस तरीके की स्थिति है, फिर चाहे तवांग हो, नाथुला दर्रा हो या फिर देपचांग और साथ ही देमचौक हो, इन सबको लेकर हमेशा से कोई ना कोई दिक्कत बनी रही है। और जिस तरीके का चीन का इतिहास है, चीन का बर्ताव है, चीन का माइंडसेट है, जो उसकी विस्तारवादी नीति, आपको लगता है कि चीन कह देगा कि ठीक है कोई नहीं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं? चीन का रवैया तो वैसा है नहीं सर। रविंदर सचदेव जी। थैंक यू सो मच। मैं क्विकली एक रशिया पुतिन की बात करता हूँ, फिर चाइना पे आता हूँ, क्योंकि मोदी जी के विजिट में वो इम्पोर्टेंट ऑल्सो है। मेरे विचार से मोदी जी को जो पुतिन के साथ मीटिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये एक फर्स्ट राउंड मोदी जी ने कंप्लीट करा है अपनी पीस डिप्लोमेसी का। मॉस्को पुतिन, कीव ज़ेलेंस्की, बाइडेन डेलावेयर, वापस ज़ेलेंस्की से यूएन में, न्यूयॉर्क और अब पुतिन से। तो ये पहला राउंड है पीस डिप्लोमेसी का जो मोदी जी ने टटोला है, बड़े बड़े इन सब प्लेयर जो हैं इसमें इन्वॉल्व, और अब मीटिंग होगी। इसके बाद मोदी जी का सेकेंड राउंड ऑफ पीस डिप्लोमेसी चालू होगा, जो उन्हें 2-3 महीने चलेगा। उसमें भी अलग अलग वार्ताएं होंगी, उसको आगे देखेंगे यूक्रेन पीस के लिए। तो इंडिया बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वन। सेकेंडली चाइना, यस, देखिए अगेन टाइमिंग की बात आप भी करें, हम सब कल ये क्यों हुआ अल्टीमेटली कि भाई ओके चाइना और इंडिया के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। तो वन, तो ओके जिस भी कारण आया, चाइना को लगा हमने क्या करा था ये वो,
क्या ये इसलिए है कि इसके चलते अब जैसे हम सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चांस बढ़ गया है कि मोदी और शी का बायलैटरल होगा कजान में, राइट? तो अगर जो बायलैटरल होगा उसमें भी तो कुछ मुद्दे होंगे, उसमें भी तो कोई एमओयूज होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगी। तो इसका मतलब क्या ये है कि चाइना इंडिया के साथ कुछ डीपर वाइडर रिलेशंस चाहता है, कम से कम एक स्टेप के लिए। दूसरा एंगल ये भी है, चाइना, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना डोमिनेंट है, रशिया भी है, हम भी हैं, चाइना ब्रिक्स के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। और इस समय कजान में जो ये नए मेंबर ऐड हुए हैं ना 6, तो एक डिक्लेरेशन इशू करी जाएगी इन सबके द्वारा, जो कि एक साझा जॉइंट डिक्लेरेशन होगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखने को कि ब्रिक्स किस राह पे जाने को कह रहा है। ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक नहीं, बट नॉन वेस्टर्न ब्लॉक अपने को कह रहा है। किन किन एरियाज में ज्यादा फोकस है, क्या क्राइटेरिया होंगे जिसपे और मेंबर्स भी जो ऐड होने उनकी बात हो रही है। तो इन सब चीजों में चाइना भारत की शायद पार्टनरशिप, सपोर्ट, कोऑपरेशन चाहता है। हम वैसे भी करते पर हम देखते, राइट, हम अपना इंटरेस्ट छोड़ेंगे नहीं। सो ये हो सकता है कि ब्रिक्स के मुद्दे को, ब्रिक्स के इवेंट को लेकर के, ब्रिक्स की मीटिंग्स को लेकर के, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चाइना भारत के साथ कुछ एक पॉजिटिव सा माहौल चाहता है, दैट्स वन। बट सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मोदी और शी जिनपिंग का बायलैटरल होता है तो उसमें भी तो कुछ आउटकम्स निकलेंगे ना। वो क्या होंगे? ये दो लीडर्स कोई चाय पीने तो बैठेंगे नहीं। पहले होमवर्क करा होगा हमारे हमारे फॉरेन ऑफिस ने, उनके फॉरेन ऑफिस ने, कि ये 4-5 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी या नहीं होंगी या 3 होंगी। तो इसका मतलब चाइना कुछ हद तक भारत से अकोमोडेट भी कर रहा है हमारी राइज को। बट एट द सेम टाइम एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई ईरानियन एक सेइंग है, ट्रस्ट इन गॉड बट टाई योर कैमल इन द नाइट। भगवान में भरोसा रखो, पर रात को जब डेजर्ट में हो, अपने कैमल को, ऊंट को मतलब खूंटी से बांध के रखो। हमें वो करना है। एंड लास्टली वन मोर थिंग आई विल से, चाइना इंडिया रिलेशंस को लेके हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे एंगेज करना और देखना है। कॉम्प्लिकेटेड है हमने, और भारत भी क्यों प्रोएक्टिव है थोड़ा सा चाइना के साथ। हमारी इंडस्ट्री ने और बिजनेस ने ये रियलाइज कर रहा है, एज वेल एज शायद हमारी सरकार, कि अगर हमें अगले 5 साल 10 साल 8-7% जीडीपी बढ़ानी है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें चाइना से टेक्नोलॉजी, मशीनरी इत्यादि चाहिए। मैं जूते चप्पल की बात नहीं कर रहा है, मूर्तियों की, राइट। मैं बात कर रहा हूं कोर इंजीनियरिंग की। अगर हमें अपनी इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना है, हमें चाइना से वो चाहिए। अगर हम चाइना से वो मतलब बंद कर दे, तो बंद कोई कर नहीं सकता। अमेरिका चाइना से अभी तक नहीं बंद कर पाया, बढ़ता जा रहा है उसका भी, राइट। तो अगर आप नोशनली बंद कर देंगे, हम चाइना से कुछ नहीं लेंगे, खासकर टेलीकॉम, ये वो, हमारा अपना जीडीपी ग्रोथ आई डोंट नो 2-1% पे आ जाएगा। तो अगर हमें अपना जीडीपी ग्रोथ 7-8% बढ़ाना है, और वो हमें इसलिए और बढ़ाना है कि हमें चाइना को काउंटर भी करना है फ्यूचर में, राइट। एंड गोइंग अहेड विद दिस, क्योंकि आपने सचदेव सर जीडीपी की बात की, संजय कुलकर्णी सर आपके पास आते हुए, क्योंकि कोविड के बाद से जो देश जीडीपी में सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं उसमें खुद चीन भी है और उसमें भारत भी कुछ लिहाज से है। फिर क्योंकि बिजनेस की सर ने बात की, रविंदर सचदेव सर ने, तो कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं लगभग 7600 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू के, 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन की हिस्सेदारी है। मैं ये कह रही हूं कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पर चीन के खिलाफ एक संकेत संदेश देते आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से चीन के साथ व्यापारिक लिहाज से कट जाना भी कोई बहुत अच्छा कदम या बहुत अच्छी सोच नहीं है। हाँ, हमारे बॉर्डर इश्यूज उनके साथ हैं, बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए कमांडर लेवल की तमाम बैठकें, एंड स्पेशली गलवान, जब हम चीन का एटीट्यूड ये देखते हैं, वो बार बार ये दोहराता है कि गलवान वैली हमारी है। उसको तो मैप से भी प्रॉब्लम है, उसको जब हम अरुणाचल में कुछ जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर रहे हैं, उससे भी उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, और गाये बगाए ग्लोबल टाइम्स में सब कुछ निकलकर सामने आता है। तो सामने आप भले ही सतह पर सब कुछ कहें कि हाँ हम ठीक करने की कोशिश करें, अंदर ही अंदर चीन को बहुत चीजों से समस्या है भारत की। सर धन्यवाद पूर्णिमा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, चीन जो एक देश है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, एंड चाइना भी अगर देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, और उस इंटेंशंस को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अपना कंप्लीट मिलिट्री मूवमेंट किया है, तिब्बत के ऊपर उनका जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट है, उसको देखते हुए प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और ये तैयारी हम लोगों की लगी रहनी चाहिए। बातचीत चीन के साथ चलती रहनी चाहिए, आफ्टर ऑल चीन हमारा पड़ोसी है, बातचीत करना है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में चीन काफी आगे है। आप ब्रिक्स के अंदर भी अगर देखें तो उसकी इकोनॉमी $19 ट्रिलियन है। अमेरिका की अगर हम इकोनॉमी देखें G7 में तो वो $25 ट्रिलियन है।
तो अगर हम देखें कि विश्व का आज की ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है, जिसमें 5 और 4 9 देश है, विश्व का 45% आबादी, 48% क्रूड प्रोडक्शन, 30% जीडीपी सिर्फ 9 देशों के बीच में यह है आज की तारीख में। और 20 से 30 देश लगे हुए हैं जो ब्रिक्स की एक सदस्यता चाहते हैं और ब्रिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली G7 को भी खतरा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। कुलकर्णी सर, फ्रेंड हु इज अ फ्रेंड ऑफ डीप फ्रेंड ऑफ चाइना। यस सर, एब्सोल्युटली। नो, ऐसे परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि पुतिन क्या कहना चाहते हैं, पुतिन यही कहना चाहते हैं कि आप पश्चिमी देशों से कम सतर्क रहे। पश्चिमी देशों ने हम यूक्रेन को और रूस को लड़ाया है, हम कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर ब्रिक्स के हिस्से भी चीन, भारत इस तरीके से और अगर हम अनबन रखेंगे तो इसका फायदा सिर्फ पश्चिमी देश ही उठाएंगे। तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि पुतिन ने काफी दबाव डाला होगा शी जिनपिंग के ऊपर कि अगर आप इसी तरीके से अपने विस्तारवाद पे लगे रहेंगे, इसी तरीके से भारत के ऊपर जोर डालेंगे, आप तो भारत 6-7.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। भारत ही एक मार्केट है और आज चीन की जो नॉर्मल इकोनॉमिक स्टैंडिंग है उसमें धीरे धीरे गिराव आ रहा है। चीन भी अब देख रहा है कि सैंक्शन किस तरीके से पश्चिमी देश उससे सामान नहीं खरीद रहे हैं, किस प्रकार से रूस के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद किसने उस रूस की मदद की। तो रूस के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती और रूस का प्रभाव चीन के ऊपर, तो चीन का यह खुद को यकीन आना कि वाकई पूरे विश्व में चीन जो है एक कॉर्नर है और ऐसा हालत है चीन की कि चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा और भारत के ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा है। और भारत एक ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी कर रहा है। भारत के मोदी जी का जिस तरीके से जहां पर भी जो है जो प्रभाव है, वो जो नेतृत्व दे रहे हैं उसके ऊपर सारी नजर है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है चीन के ऊपर दबाव जरूर आया होगा। और अगर हम देखें पहली बार भी जब डोकलाम में हुआ तब भी डोकलाम का कब सुधरा, ब्रिक्स के कारण। जब गलवान में हुआ कब सुधरा, कॉर्पोरेशन के कारण। और अब जो 1 साल से ऊपर की लगातार जो बातचीत हो रही है और भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के साथ बरकरार खड़ा रहा, उसने बिल्कुल भी नहीं माना। प्रिंसिपल स्टैंड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू इंप्रूव रिलेशंस विद चाइना। अगर वो प्रिंसिपल स्टैंड में हम लगातार 19 राउंड्स ऑफ WNCC आफ्टर अप्रैल 2020, 21 राउंड्स ऑफ कोर कमांडर्स मीटिंग, इसके बावजूद भी नहीं माना। अब क्यों हुआ? अब क्योंकि चीन को लगा कि वाकई शी जिनपिंग जो अपने आप की बात कर रहे हैं कि हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स करेंगे, 2040 तक हम अपने इकोनॉमी बदली करेंगे। इकोनॉमी का उनके तो वहां पे लाले पड़ रहे हैं, उनके जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है उसको परेशानी हो रही है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ $150 बिलियन, $200 बिलियन यही एक बड़ी, लेकिन पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसी गट फीलिंग है कुलकर्णी साहब कि अचल साहब शायद थोड़ा सा आपसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसमें, पता नहीं, उनके एक सिकास्टिक सी स्माइल। अचल सर, वोरा साहब भी जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अचल सर पहले आपसे, क्योंकि जो कुलकर्णी सर ने जिक्र किया ग्लोबल साउथ में भारत की आवाज, जिस तरीके से भारत एक आवाज बनकर ग्लोबल साउथ की उभर रहा है। फिर आप याद करिए तीसरी बार जब सर सरकार बनी तो ताइवान के जो राष्ट्रपति है लाई चिंगते, उन्होंने मोदी सरकार को बधाई दी। और जाहिर बात है कि ताइवान को अगर भारत किसी भी तरीके से क्लोज आता भी नजर आएगा तो चीन को इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप देखिए अलग अलग संगठनों में, खुद ब्रिक्स में भारत की मजबूत होती हुई स्थिति, फिर जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत का उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाना, हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं, लेट मी मेंशन दैट एट द सेम टाइम। अचल मल्होत्रा, आपको लगता है कि भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है जिसकी वजह से चीन भी ये सोच रहा है कि कहीं हमें थोड़ा बैलेंस तो करना होगा? नहीं, बिल्कुल मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूं, मैं जो स्माइल था वो सरकास्टिक नहीं था, वो अप्रूवल और एंडोर्समेंट का था जी। जो मैं कुलकर्णी साहब कह रहे थे, जो चाइना को लेकर वो रिडिक्यूल कर रहे थे उसको एंडोर्स कर रहा था जी। अब स्माइल तो मैं कंट्रोल नहीं है। सो सॉरी अचल मल्होत्रा सर, आई मिसअंडरस्टूड, सो सॉरी सर। आप नहीं, कुलकर्णी साहब नाराज हो जाते हैं मेरे। बहरहाल मल्टीपल फैक्टर्स हैं ऑन ए सीरियस नोट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, 54 महीने लगे। और उस 54 महीने में आप ग्लोबल टाइम्स उठा के देखिए, 50 बार ग्लोबल टाइम्स ने ऑलमोस्ट हाथ जोड़े भारत के कि आओ संबंध नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम साथ मिलके काम करेंगे,
ये अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज आपको लीडिंग टू द रॉन्ग पाथ, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, तो हम एशियन पावर्स हैं। तो भैया उस समय ये क्यों भूल गए थे जब मोदी जी ने कहा था कि अगर 21st सेंचुरी को एशिया को बिलोंग करना है तो भारत और चीन को हाथ मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वहां तो आप चाहते हैं कि नहीं, आप सेकंड फिडल बन जाइए, नंबर 2 मेरे असिस्टेंट बन जाइए एशिया में, और फिर उसके बाद पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में नेता तो मैं ही बन के रहूंगा। और क्योंकि आप क्वाड की तरफ जा रहे हैं, चाइना से थोड़ा उन लोगों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं जो चाइना के खिलाफ है, तो मैं आपके बॉर्डर पे खुराफात कर दूंगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है। ऑफ कोर्स हमारा जो प्रभुत्व है, जो हमारी क्रीडेंशियल्स हैं, इवन एज ए क्रेडिबल न्यूक्लियर पावर, उसके बाद ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी मार्केट, उसके बाद हमारी जो पॉलिसीज हैं, स्टेटेड पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो हमें ग्लोबल साउथ में भी जो हमारी एक्सेप्टेंस है, तो ये सब चीजों को चाइना डेफिनेटली देख रहा है। मैं एक चीज थोड़ी सी रिलेटेड ही है, जोड़ देना चाहता हूँ कि हमें ये इस बात के ध्यान दीजिए कि अभी जो कुछ भी हुआ है चाइना और भारत के बीच में, कल जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, ये सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को है जो मई 2020 में था। यस सर। कोई बॉर्डर या कोई LAC पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। सारे के सारे मुद्दे के वहीं खड़े हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश पे उनका क्लेम बना रहेगा। और जो जितने भी मुद्दे हैं वो सब वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो रिजॉइस मतलब सेलिब्रेट करना उस दिन करेंगे जिस दिन इंटरनेशनल बॉर्डर डिमार्केट हो जाए। अग्री सर, पॉइंट टेकन। और लेकिन क्योंकि बात गलवान की हो रही थी, गलवान पर हमेशा से बहुत टेंस सिचुएशन थी, कम से कम उसमें एक यथास्थिति उस गलवान झड़प से 20 से पहले की बन जाए, वो भी हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर। लेकिन फिर मेरा सवाल वही बचता है कि कितना यकीन करना चाहिए चीन पर और उसकी मंशा और उसके इतिहास को देखते हुए। वोरा साहब, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, रविंद्र सचदेव सर के पास भी आऊंगी। वोरा साहब, आपके पास आती हूँ। जो कहा अभी अचल सर ने उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, और जो कुलकर्णी सर ने भी कहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अक्साई चीन को भी साथ में बीच में लाना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर बात है कि वो ज्योग्राफिकली और अदरवाइज स्ट्रैटेजिकली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। फिर इधर बहुत सारे ऐसे बॉर्डर लाइन इश्यूज हैं अभी, जिसका जिक्र अचल सर ने भी किया कि अरुणाचल से लेके बाकी जगह चीन का एस्पेक्ट और चीन का प्रोस्पेक्ट एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। पहले अभी जिक्र किया था जनरल साहब ने चाइना के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की। जनरल साहब, हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विल पावर उनसे कहीं ज्यादा है, वो पंगा नहीं ले सकता। अचल साहब ने बिल्कुल, अम्बेसडर अचल ने बिल्कुल सही बताया है। चीन की मानसिकता क्या है मैम? मैं वियतनाम में रह चुका हूं, और 2010 में, आप बड़े ध्यान से सुनिए, कि हैनोई में एक मीटिंग हुई थी आसियान रीजनल फोरम की। तो उसमें बहुत सारे देश थे, और चीन के उस समय जो विदेश मंत्री थे, उनकी बहस हो गई सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ, जो भी चाइनीज मूल के। और फिर चीन के विदेश मंत्री ने कहा, अबे चूहे, तू है कौन मेरे सामने? तू तो छोटा सा है, पिस्सू सा देश है, मैं चीन हूं, और बाकी सब आसियान के देश भी ये सब। ये चीन की मानसिकता है, ये बदलेगी नहीं। और फाइनली मैम, क्योंकि मैं रूसी भाषा बोलता हूँ, आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। व्लादिमीर, जो उनके राष्ट्रपति का नाम है, उसका मतलब होता है बहुत बहादुर, वेरी गुड लीडर, जो हमेशा जीतता है। और नरेंद्र, नारा, इंसान, इंद्रा, जो हमेशा जीतता है, जो बहुत अच्छा लीडर है। उनके नाम के मतलब एक ही है, तभी उनके बीच में आप दोस्ती देख रही है। मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था प्रेसिडेंट पुतिन की, लगता है अपने बड़े भाई से वो मिल रहे थे, जिस तरह से उनकी तरफ देख के बात कर रहे थे, और पीएम साहब भी हल्के से मुस्कुरा रहे थे। तो अब अक्साई चीन की आपने बात की, मैम आपने दुखती रग पे हाथ रखा। मेरा परिवार बिखर गया था 62 में, मैं अनाथ हो गया था। लेकिन चलिए, जो होना था उस समय हुआ है। लेकिन चीन उसके थ्रू अपना वो चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, नहीं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको वहां से ले जा रहा है और यहाँ कर रहा है। वो तो मर चुका है कॉरिडोर। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर चीन सीरियस है, और उसको होना पड़ेगा, क्योंकि मैम दुनिया भर में टुडे, जैसा आपने खुद कहा, इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। और अगर वो चाहता है कि अपनी छवि दुनिया में वापस लाए, हमारे साथ उसको समझौता करना पड़ेगा। नहीं तो ये छोटे मोटे देश सब पूछेंगे उससे कि भाई तू भारत के साथ तो कुछ कर नहीं रहा, तो हमारे साथ क्यों, क्या दोस्ती करेगा? तू तो धोखेबाज है, तेरे ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। आई बिलीव चाइना के अपने इंटरेस्ट में है। क्या वो मानेगा? नहीं।
क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता जब तक ये टिंगलिंग डिंगलिंग पिंग पोंग वहां पे अगले 10,000 साल तक उनका राष्ट्रपति है। और आपने अभी एम्बेसडर आर्चर गेबल्स टाइम्स ही, वो गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, आपने किसकी बात की थी? ग्लोबल टाइम्स की। वो जो मर्जी कहता रहे, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैम प्लीज डू नॉट ट्रस्ट चाइना। ये समिट खत्म होते ही वो फिर अपने जो उसके कदम है वो आपको दिखाने लगे। ठीक है, लेकिन रविंद्र सचदेव सर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए जो अभी कहा है बोहरा सर ने, क्योंकि एक तरफ मोदी है एक तरफ पुतिन है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जिसमें शायद दोनों का थॉट प्रोसेस अलग हो, लेकिन उसके बावजूद दोनों की दोस्ती है और वो दोस्ती निभाई है। एंड स्पेशली जब पूरे नेटो और अमेरिका की तरफ से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सैंक्शंस हुए, तब भी भारत ने अपने पक्ष को ऊपर रखते हुए उस दोस्ती को भी साथ साथ निभाया है, बिना कोई साइड लेते हुए अपने अपने स्टैंड पर तटस्थ रहा है भारत। लेकिन मोदी और पुतिन की दोस्ती तो ठीक है, लेकिन इसी में जो तीसरा फाउंडिंग मेंबर है शी जिनपिंग, आपको लगता है कि शायद उनको ये फील भी होता होगा कि मैं किसी से दोस्ती निभाऊं, मतलब दोस्ती जैसी दोस्ती निभाने का दम रखते हैं क्या शी जिनपिंग? शायद रखते होंगे दम, बट पॉइंट इसकी वो दोस्ती बन नहीं सकती भारत के साथ ना। हमारे और रशिया के रिश्ते इतने पुराने, इतने टाइम टेस्टेड हैं, इतने 70 वर्षों से ऊंच नीच जो हुई है, जहां पर रशिया हमारे साथ खड़ा है, अगर वैसी हमें रिश्ते बनाने हो शी जिनपिंग के साथ तो हमें अगले 70 साल लगेंगे। अगले 70 सालों तक यूएन में जो मुद्दे आते हैं हमारे, या जिस भी पर्सपेक्टिव्स में है, चाइना हमारे साथ उस तरह से खड़े रहे, तब उस समय का जो प्रधानमंत्री होगा 70 साल बाद, तब शायद हो कि हाँ भाई, और चाइनीज जो भी हो, तो इसलिए ये हो नहीं सकता। वन सेकेंडली, बट कमिंग बैक पुतिन को लेकर के, देखिए हमारा जो इंटरेस्ट हो, जो राउंड वन ऑफ पीस डिप्लोमेसी, राउंड वन ऑफ सिंगल पॉइंट प्लान, मोदी जी का सिंगल पॉइंट प्लान है स्टॉप द वॉर। ये राउंड वन जो 3 महीने का चला, इसमें हम क्या चाहते हैं? यस, हम ह्यूमैनिटेरियन दुनिया के लिए अच्छे तो माहौल चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि सारी चीजें सही रहें और दुनिया में हमारी धाक बढ़े, ये सब राइट। बट हमारा एक बहुत डीप नेशनल इंटरेस्ट भी है, और वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि रशिया इतना कमजोर ना हो जाए कि रशिया टोटली चाइना की गोदी में जाके उसे बैठना पड़े। इतना लंबा ये रशिया यूक्रेन युद्ध चढ़ेगा, अगर उतना ज्यादा रशिया ब्लीड होता रहा एक तरह से, रशिया को उतना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी चाइना के ऊपर, और वो हमारा उतना बड़ा नुकसान है, राइट। तो इसलिए हमको ये पीस में जो हमने पहल करी है, बहुत एक्टिव पहल कर रहे हैं। अभी आज भी देखो, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे और कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब हम एक्टिवली हमारी फॉरेन पॉलिसी काम कर रही है इस यूक्रेन पे रेजोल्यूशन लाने को, टटोल के अलग अलग लीडर्स के साथ। अब वो कब जाके सिरे बैठेगा, एक राउंड और होगा, मैं कहता हूँ नवंबर दिसंबर जनवरी तक, फिर एक राउंड और होगा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट नया जो भी बनेगा दफ्तर में आएगा, तो करीब समर ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाके शायद कोई ऐसा माहौल बने कि कुछ वार्ता हो जहां पर कुछ रेजोल्यूशन होने का हो। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुके और रशिया कम से कम चाइना की तरफ जाए। इसमें एक पैनल फिर और है दूसरा, हमें अपने को भी स्ट्रेंथन करना, चैनल पे हूं, फिर देर में बात, हमें अपने को और रशियन रिलेशंस को स्ट्रेंथन भी करना है ना भाई। अगर रशिया को भारत के साथ पार्टनरशिप में उसे जो चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी उसे चाहिए, फॉर एग्जांपल राइट, वो हमसे नहीं मिल रहा है तो वो और ज्यादा चाइना पे जाएगा। तो हमें एक ऑल्टरनेट भी खड़ा करना है जिसके चलते रशिया को ओके मैं डाइवर्सिफाई। और सबसे बड़ी बात रविंद्र सचदेव सर, ये तो फैक्ट है ना कि कोई दूसरे के बारे में बाद में सोचेगा, पहले अपने बारे में सोचेगा, ये तो बहुत बेसिक है। सो डेफिनेटली अगर रशिया की भी बात आती है तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा, फिर उसके बाद वो किसी दूसरे देश के बारे में सोचेगा। कुलकर्णी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि इसे एक डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, मुझे लगता है जो नेशनल इंटरेस्ट जिसका जिक्र अभी रविंद्र सचदेव सर ने किया, उसी को देखते हुए बहुत बार प्रधानमंत्री ने, 5 बार आप चीन चले गए, 6 साल में जिनपिंग से आप 18 बार मिल लिए, कहीं ना कहीं ये भी हमारी लीडरशिप जानती है कि इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट डीप इनसाइड हो नहीं हो, दिखना तो चाहिए कि हम साथ साथ चलने की कोशिश करें। जैसा कि एस जयशंकर ने ये कहा था कि हम समाधान चाहते हैं तो हमें सहयोग भी करना होगा और सावधान भी रहना होगा। कुलकर्णी सर। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, इससे कोई शक्ति, बहुत अच्छा कहा कि हमें सावधान रहना होगा, बिकॉज यू मस्ट ट्रस्ट
but verify. It's very important, and that is the only way to go forward. अगर आप आगे नहीं चलेंगे, चीन को मालूम है, चीन कुछ भी करता रहे, ये tactical move है. It is not a strategic move. धीरे धीरे करके it might lull you into complacency कि भाई हम आपके बहुत अच्छे दोस्त, कोई दोस्ती नहीं है. 75 साल से हमने देख लिया, 1950 से देखते आए हैं. सरदार पटेल वॉन्डर्स की चाइना ये करेगा करके. अगर उस वक्त की लीडरशिप थोड़ी बहुत अलर्ट रहती तो शायद हम लोगों पे नौबत नहीं देखने को मिलती. चीन ने आज तक किसी देश से युद्ध नहीं किया है और जीता है, सिवाय 62 का युद्ध जो चीन ने जीता है. बाकी युद्ध चीन ने सब हारे हैं. तो ये जो एक मानसिकता से हम उठ रहे हैं और उभरे हैं, क्योंकि हम अपने दम पर उभरे हैं, और वो दम अब देखने को दिख रहा है. अब चीन जानता है कि इतने साल हो गए भारत को, जिसको हम समझते थे 62 का भारत है, वो तो है ही नहीं. वो तो आंख में आंख मिला करके बैठा है. 50,000 लोग मोबिलाइज करने की काबिलियत रखता है. उसकी एयरफोर्स काफी एडवांस है, उसकी आर्मी आंख से आंख मिला करके खड़ी है, लड़ने के लिए तैयार है. तो ये जो नॉर्मल चेंज जो चाइनीज देखता है वो समझता है, और प्रोपेगेंडा वॉर में वो लगा रहता है कि भारत के बरखिलाफ बात की जाए, भारत के लेकिन चाइना इस बात को यकीन मानता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां मार्केट है. चाइना आफ्टर ऑल इज ए ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, और उसके यूरोपियन खरीदेंगे नहीं, कौन खरीदेगा? रूस भी जानता है कि चीन से डर करके रहना है. 1962 में अगर हमारे साथ हुआ है तो उस वक्त चीन को धोखा, रशिया ने भी अच्छी तरह उनको झटका मारा है. और साइबेरिया में पुतिन ने कहा है कि आज से 10 साल के बाद जिस तरीके से आप चाइनीज के लैंग्वेजेस और सब बैनर्स देख रहे हैं, आपको दिक्कत होगी चाहे चीन के साथ. तो चाइना के साथ रूस शुरू से, जब सोवियत यूनियन था तब से, स्टालिन था तब से, ब्रेजनेव था तब से, चीन को हमेशा वो शक की नजर से देखते हैं. और भारत को भी पड़ोसी है, तो पड़ोसी बदली हो नहीं सकता. लेकिन हमने अपनी ताकत बढ़ाते रहना है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमने मिलिट्री स्ट्रेंथ को लगातार मॉडर्नाइज करते रहना है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है. बिकॉज चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, एंड वो जो जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ तब आती है जब धीरे धीरे करके भारत एक सुदृढ़, और भारत के अंदर भी अलग अलग आवाजें. डेफिनेटली कुलकर्णी सर, पिछले कुछ समय में जिस तरीके की भारत की अप्रोच देखने को मिली है, वो इसी तरीके की मिली है कि भारत अब बहुत मजबूत स्थिति में है. फिर चाहे तिब्बत और ताइवान को लेकर हो, जैसे चीन पर एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की गई, या अलग अलग संकेतों संदेशों के माध्यम से. एक क्लोजिंग कमेंट अचल सर मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो अभी बात चल रही है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, मैं उस कॉकस का जिक्र करना चाहूंगी सर जल्दी से एक बार एक क्लोजिंग कमेंट के साथ, कि क्योंकि पाकिस्तान भी है जो चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बने, ब्रिक्स प्लस का वो हिस्सा बने. ऐसे में एक तरफ है चीन जिसका दोस्त है पाकिस्तान, फिर रशिया, उसके साथ उसके संबंध, पाकिस्तान वाया चीन रूस चाहता है कि वो ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बन जाए, जहां पर भारत एक फाउंडिंग मेंबर है. इस कॉकस को भारत के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक आप समझते हैं अगर पाकिस्तान की एंट्री इन केस होती है ब्रिक्स प्लस में? तो अचल सर देखिए, ये चीज जो है वो ब्रिक्स के बाकी मेंबर्स को भी सोचना होगा कि भारत और पाकिस्तान के अनरिजॉल्व इश्यूज के रहते हुए क्या पाकिस्तान, एक तो एक एस्पेक्ट है कि लेकिन क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करता है ब्रिक्स में आने के लिए? बट हकीकत ये है कि अब जब ब्रिक्स एक्सपेंशन मोड में है तो हर बड़ा प्लेयर चाहेगा कि जो उसका अलाई या जो उसका दोस्ती जिसके साथ अच्छी है वो ब्रिक्स में आएगी. पहले एससीओ में अगर इंडिया को लाया, रशिया लाया जी, और तो चाइना ने बार्गेनिंग करके पाकिस्तान को लाया. तो चलिए वो तो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, बट ये ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा इज एंटायरली डिफरेंट. ये तो फोकस इसका है पूरी दुनिया के जो गवर्नेंस सिस्टम्स है उसको बदलने का, मल्टीपोलैरिटी का, मल्टीलेटरलिज्म को इम्प्रूव करने का, ग्लोबल रिफॉर्म्स करने का. यहाँ पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है, और ये कंसेंसस से ही एडमिशन दी जाती है. तो वो भले ही अप्लाई करता रहे, भले ही चाइना रशिया उसकी सपोर्ट करते रहे, ये देखना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में. बिल्कुल, बाकी लोगों की इसको लेकर क्या अप्रोच रहती है.